नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता कानून को लेकर विपक्ष पर लोगों को गुमराह कर हिंसा उकसाने का किया दावा। ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली को किया संबोधित। दिल्ली हिंसा पर बीजेपी ने कांग्रेस पर राजधर्म के नाम पर उत्तेजना फैलाने की कोशिश का लगाया आरोप। देश विरोधी नारे लगाने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर कसा शिकंजा। कन्हैया सहित 3 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की दिल्ली सरकार ने दी इजाजत। 9 फरवरी 2016 में विश्वविद्यालय परिसर में देश विरोधी नारे लगाने का है आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पटरी पर लौट रहा है आम जनजीवन। पिछले 60 घंटों में हिंसा की कोई घटना नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन की फंडिंग को लेकर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीमा कोई बाधा नहीं। दिल्ली में वायु शक्ति पर सेमिनार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं देश। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, कठोर निर्णय के लिए सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की बड़ी भूमिका। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वैज्ञानिक अनुसंधान के फायदे जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर जोर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों से शोध संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने का किया आह्वान। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को दी शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार ने भारत विरोधी नारे लगाने और नफरत भड़काने के आरोप में घिरे जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। ये फाइल दिल्ली सरकार के पास लंबित थी। कन्हैया कुमार पर साल 2016 में जेएनयू परिसर में लगे भारत विरोधी नारे और नफरत फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। 14 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इन सभी पर 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में हुए एक कार्यक्रम में जुलूस की अगुवाई करने के दौरान देशद्रोही नारे लगाने का आरोप है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सीएए के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में ओडिशा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्षी दलों पर सीएए को लेकर झूठ बोलने और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और एक बार फिर ये दोहराया कि सीएए नागरिकता लेने का कानून है, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। सीए के लिए ये समस्त विपक्ष, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, बसपा, सपा, ममता दीदी, ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? कि इससे माइनॉरिटी के नागरिक अधिकार चले जाएंगे। अरे इतना झूठ काहे को बोलते हो? प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, मैंने संसद के फ्लोर पर कह दिया, मैं आज फिर से यहां रिपीट करना चाहता हूं, सीएए से इस देश के एक भी मुसलमान का, एक भी माइनॉरिटी का नागरिकता का अधिकार नहीं जाने वाला है। क्योंकि सीएए नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, नागरिकता देने का कानून। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर हिंसा मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजधर्म के नाम पर लोगों को उकसाने का काम कर रही है, जो कि ठीक नहीं है।
दिल्ली में शांति होनी चाहिए। हम सबों की कोशिश होनी चाहिए वहां शांति हो। प्रधानमंत्री ने अपील किया, आपने देखा होगा, 2 बार अपील किया। अमित शाह जी ने हर पार्टी की बैठक बुलाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए। दिल्ली में नहीं होना चाहिए था। काफी लोगों ने उत्तेजना पैदा की, उकसाया, किसके छत से क्या तेजाब मिल रहा है और क्या क्या पेट्रोल बम मिल रहा है, आप टीवी पर दिखा रहे हैं। आप अभी का काम शांति का था ना, सद्भाव का था ना, कि अभी हम राजनीति नहीं करेंगे, दिल्ली में शांति चाहिए। तो राजधर्म के नाम पर देश में उत्तेजना फैलाने की कोशिश की जा रही है, यह ठीक नहीं है। देश के सद्भाव के मामले पर कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए, यह बताना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में शांति बहाली करना सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी अपने किसी भी नेता की ओर से दी गई किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी का समर्थन नहीं करती। देखिए, जहां तक बीजेपी के कुछ नेताओं का विषय है, पार्टी ने उच्च स्तर पर कभी इसे उचित नहीं माना, इसको बताया भी है। और आपसे मैं आग्रह करूंगा, कृपया करके ऐसे विषयों पर आप प्रधानमंत्री के ट्वीट्स को देखिए, होम मिनिस्टर की अपील को देखिए, पार्टी के बाकी वरिष्ठ नेताओं की अपील को देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, ये बातें कही गई हैं। आई विश टू मेक इट वेरी क्लियर, इफ पब्लिकली very senior leaders have disapproved of these comments publicly, I think that means a lot. That should be very clear. And the party within its own internal system surely respond to these situations. नागरिकता संशोधन एक्ट के नाम पर दिल्ली में हुई हिंसा अब थम गई है और आम जनजीवन तेजी से पटरी पर लौट रहा है। दिल्ली की गलियों में सुरक्षा बलों की ओर से लगातार शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस इस मामले में सबूत और फुटेज जुटा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंसा मामले में अब तक 123 एफआईआर दर्ज की जा चुके हैं, वहीं 630 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। जितने भी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं उसको हम एफआईआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी तक हम 123 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं और भी आने वाले समय में एफआईआर दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ एक हमने स्पेशल ड्राइव चलाया है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली पुलिस में, जिसमें स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की टीम्स काम कर रही हैं। कुछ हमने एक्स्ट्रा टीम्स भी बनाई हुई हैं। उससे हम फायर आर्म्स हैं उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। अभी तक हमने 25 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं फायर आर्म्स की, और भी इसमें हम एक्शन लेंगे। और इसके साथ साथ जो केसेस में अभी इन्वेस्टिगेशन है उसमें 630 के आसपास जो आदमी है उनको हमने डिटेन या अरेस्ट किया हुआ है। इसकी 630 इसकी फिगर अभी और बढ़ेगी जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। और वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उपराज्यपाल जाफराबाद के बाद मौजपुर भी गए। उन्होंने हालात का जायजा लिया, साथ ही लोगों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। Seems to be now apparent quiet and peace, but there's still need for maintaining vigil. So I've advised them to maintain vigil. At the same time, whenever necessary, we would try and facilitate that at least essential commodities, etc., people can come and buy gradually. But I'm very happy to see that many places people are willing to organize Raman Yatras and they are living together. देख के अच्छा भी लगा कि लोग आपस में अब बातचीत कर रहे हैं और खुश हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हम सब ठीक चलाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिनके घर जले हैं उन्हें 25-25 हजार कैश दिया जाएगा। साथ ही 9 रैन बसेरों और कम्युनिटी सेंटर में बेघर लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो टेंट भी लगाए जाएंगे। खाना बंटना चालू हो गया है, तो आज भी कई सारे ट्रक्स गए थे वहाँ पे उस एरिया के अंदर खाना देने के लिए। एनजीओज़ की बहुत बड़े स्केल पे मदद मिल रही है और आरडब्ल्यूएस की भी मदद मिल रही है। खाने के साथ साथ जो लोग डिसलोकेट हो गए, जिनके घर पूरी तरह से जल गए हैं या जो घर नहीं जा पा रहे,
उनके रहने की टेम्पररी व्यवस्था हम लोगों ने अपने रैन बसेरों में, तो 9 रैन बसेरों में हम लोगों ने इनके रहने की व्यवस्था की है और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर उनके रहने की व्यवस्था की है। जिन लोगों के घर पूरी तरह से जल गए हैं या सब्सटैंशियली जल गए हैं, काफ़ी जल गए हैं, उनको तुरंत इस टाइम पैसे की ज़रूरत होगी क्योंकि उनका सब कुछ जल गया है। तो कल दोपहर से 25-25 हज़ार रुपये कैश ऐसे लोगों को हम ऑन द स्पॉट एक्स ग्रेशिया रिलीफ हम देना शुरू कर देंगे ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चालू कर दें। दिल्ली हिंसा को लेकर हेट स्पीच मामले में दाखिल अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर की पीठ ने इन मामलों को भी मुख्य मामलों के साथ टैग कर दिया है और उनकी सुनवाई भी 13 अप्रैल को होगी। अलग अलग दायर याचिकाओं में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के हेट स्पीच को लेकर FIR दर्ज कर मामले की जांच SIT से कराने का अनुरोध किया गया है। शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन की फंडिंग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। आपकी समस्या, आपकी तकलीफ, आपका अधिकार, आपका विश्वास। देखिए आपका कानून हर रविवार सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा का इतिहास कहां से शुरू होता है? राज्यसभा का इतिहास 1919 की मोंटेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में निहित है। इसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूर्वी क्षेत्र परिषद की 24वीं बैठक आज ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक सेवा भवन में इस बैठक की अध्यक्षता की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक में भाग लिया। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जगह राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर ओराम बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक में विभिन्न राज्यों के बीच पानी से जुड़े विवाद, बिजली की लाइनों, कोयला खदानों पर रॉयल्टी, रेल परियोजनाओं के लिए भूमि और वन संबंधी मजबूरी, जघन्य अपराधों की जांच, सीमावर्ती राज्यों में पशुओं की तस्करी, दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार और बैंकिंग संबंधी बुनियादी ढांचे के अभाव सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कुल 48 मुद्दों में से 40 मुद्दों का हल निकाल लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत के बालाकोट ऑपरेशन ने पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीमा कोई बाधा नहीं है। आज दिल्ली में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों में सुरक्षा परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि राफेल विमानों से सीमा पार अभियान के मामले में बड़ी ताकत हासिल होगी। भारतीय वायुसेना की क्षमता पर आधारित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बालाकोट ऑपरेशन ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि सीमा पार स्थित ठिकाने आतंकवादियों की सुरक्षित पनाहगार हो सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारे रुख को और अधिक बल मिला है। इन ऑपरेशन की सच्चाई को नकारने के जितने भी प्रयास किए गए, सबको एक समान रूप से खारिज किया गया और यह बदलते वक्त की निशानी थी। इस तरह टेररिज्म से निपटने के प्रति हमारा नजरिया और क्लिनिकल मिलिट्री एक्शन और मैच्योर और रिस्पांसिबल डिप्लोमेटिक आउटरीच का एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन था और आगे भी यह जारी रहेगा।
इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा कि ये संदेश साफ है कि छद्म युद्ध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि राफेल जैसे आधुनिक विमानों के आने से भारतीय वायुसेना हथियारों के मामले में शक्तिशाली हुई है। It was for the first time in the sub-conventional domain that the air power was unleashed on the adversary, and with a good degree of success. I think the message went right and clear that this kind of proxy war that is being perpetrated on our people will not be tolerated. Air power scenario in air engagement, especially in an area which is deeply contested, it is important to have a weapons edge, and it is beneficial to have a technological edge too. But a weapons edge is very, very important. पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की एयर स्ट्राइक का 1 साल 26 फरवरी को ही पूरा हुआ है। इससे पहले 2016 में भारत ने उड़ी में हुए आतंकी हमलों का बदला लेने के लिए सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इस तरह के सीमा पार ऑपरेशन ने भारतीय रक्षा रणनीति को एक नया आयाम दिया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के फायदे तभी प्रभावशाली होंगे जब वे दूरदराज के संस्थानों, युवाओं, महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचेंगे। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को देश में वैज्ञानिक संस्थानों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। इस साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय विज्ञान में महिलाएं था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस में देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शुक्रवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से भारत ने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया है। इसे संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति ने वैज्ञानिक संस्थानों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिकों को लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। The basic purpose of the Science Day is to spread the message of the importance of science. There are two aspects to it. Science in itself as quest for pure knowledge, and science in society as a tool for enhancing the quality of life. इस मौके पर राष्ट्रपति ने शैक्षणिक अनुसंधान और विकास संस्थानों में लैंगिक समानता के लिए 3 नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस कदम से महिलाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए अनुकूल वातावरण मिलेगा। I am also delighted to launch 3 new initiatives for gender advancement and equality in our academic and R&D institutions. The first is called Gender Advancement for Transforming Institutions, that is GATI. It will assess the progress made by participating institutions in gender advancement based on well-defined parameters. केंद्रीय विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने विज्ञान दिवस पर कहा कि वैज्ञानिकों के बिना राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। We made some outstanding progress in the field of weather and climate in recent years. Our forecast accuracy for tropical cyclones has been comparable with global benchmark. Sir, the new India would bring newer challenges. I call upon the scientists all over the country to join the national endeavor to find science and technology-led solutions to the problems to meet the challenges of the 21st century. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग श्रेणियों में विज्ञान के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। 28 फरवरी 1928 को भारत रत्न और महान भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने प्रकाश के विवर्तन की खोज की घोषणा की थी। इसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसी खोज की याद में देश में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वास्तुकारों और शहर के योजनाकारों से अपनी सभी योजनाओं के मूल में संरक्षण और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। मामल्लापुरम में कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वास्तुकारों को कम पानी का उपयोग करने वाले और ऊर्जा का अनुकूलन करने वाले हरे भवनों को बढ़ावा देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में वास्तुकार इसका समाधान खोजें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने के तरीकों का भी पता लगाएं। The role of architects and the planners in the 21st century is not limited to merely designing and giving shape to human settlements and buildings. Now, architects have to be innovative and creative to meet the requirements of fast-changing world in which digital technologies are playing a pivotal role in shaping every aspect of life. The need of the hour is to promote eco-friendly green buildings which use less water and optimize energy and take full advantage of digital technology to build smart buildings with automated operations. वहीं उपराष्ट्रपति ने छात्रों से देश की अमूल्य संस्कृति और विरासत की रक्षा करने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने विश्व धरोहर स्थल मामल्लापुरम का जिक्र करते हुए कहा कि वे पर्यावरण में सुधार के लिए परंपरा और प्रौद्योगिकी को समाहित कर सतत विकास की दिशा में काम करें। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने परिसर में स्टोन, मेटल एंड वुड स्कल्पचर वर्क स्टूडियो, आर्किटेक्चर वर्क स्टूडियो और ट्रेडिशनल पेंटिंग वर्क स्टूडियो का दौरा किया। This is a rare UNESCO World Heritage Site where 4 types of temple monuments coexist. Here we have Shore Temple, one of the oldest structural stone temple. Radha Temple, the perfect example of monolithic Indian rock cut architecture. Cave Temple, the Pallava sculptures of Mamallapuram exhibit a rare grace and balance. I feel that there could not be a better place for an architecture and sculpture college to be located. There are invaluable lessons hidden in every carving, every edifice, every sculpture. You need to only focus, internalize and assimilate. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो चित्रकूट से देश भर के 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। इसी तरह देश के विभिन्न स्थानों पर 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कल चित्रकूट में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ये एक्सप्रेस वे बेहतर कल के लिए और राज्य में नई सुविधाएं मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री प्रयागराज में आयोजित दूसरे कार्यक्रम में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को सहायता उपकरण वितरित करेंगे। चीन के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा असर ईरान में देखने को मिला है। ईरान में अब तक उनके देश में 34 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 388 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत ने ईरान के लिए सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा पर अस्थायी रोक लगा दी है। दक्षिण कोरिया में अभी तक कोरोना वायरस के 2000 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 13 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस से 44 और मौतों के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2788 हो गई है। कोरोना से प्रभावित देशों में अभी तक महाराष्ट्र में 106 लोग आए जिनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। उनमें से 104 लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, जबकि 2 लोगों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली है। तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर-दिसंबर में देश की आर्थिक जीडीपी विकास दर 4.5% से बढ़कर
4.7% हो गई है। वहीं लगातार दूसरे महीने कोर सेक्टर ग्रोथ में तेजी आई है। दिसंबर के बाद जनवरी 2020 में कोर सेक्टर की ग्रोथ बढ़कर 2.2% हो गई। इससे पहले दिसंबर 2019 में कोर सेक्टर की ग्रोथ 2.1% रही थी। 8 बुनियादी सेक्टर्स में कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। निर्भया मामले में दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। दोषी पवन ने अपनी याचिका में फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की है। 4 दोषियों में से 3 दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की सभी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के लिए 3 मार्च का डेथ वारंट जारी किया है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से अनाज और फलीदार फसलों में महत्वपूर्ण पोषक तत्व कम होते जा रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य और विकास प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और कुपोषण एक दूसरे से संबंधित हैं। विश्व स्तर पर करीब 45% देश कुपोषण की समस्या से पीड़ित हैं। अनुमान के मुताबिक 821 मिलियन लोग प्रत्येक दिन एक वक्त भूखे रहते हैं। वहीं 2 बिलियन व्यक्ति अधिक वजन वाले या मोटे होते हैं। कुपोषण के इन दोनों रूपों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का उच्च प्रभाव है। अनुमान के मुताबिक साल 2017 में कुपोषण की वजह से 11 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2050 तक चावल में विटामिन B17 से 30% तक गिरने की उम्मीद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।